अध्यक्ष से अनुरोध कर रहा हूं कि अपना उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री शेखावत जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, हमारे सांसद और महामंत्री श्री जोगेंद्र चंदोलिया जी, पूर्व सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी, महामंत्री श्री विष्णु मित्तल जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों। और जब श्रद्धेय दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जिक्र होता है तो सही मायनों में एक ऐसे युग का जिक्र होता है जिसने भारतीय समाज, भारतीय राजनीति को अपनी अमिट छाप से छोड़ा है। 1916 से लेकर 1968 तक की ये जीवन यात्रा बेशक छोटी रही लेकिन बहुत बड़ी थी, विचारों में बहुत बड़ी थी। और जो विचार उन्होंने इस देश के सामने रखे, आज की केंद्र सरकार उन विचारों को आत्मसात कर रही है। जैसा अभी राज जी बता रहे थे कि छोटी आयु में माता पिता का देहांत हुआ, अभावग्रस्त जीवन में उनको जीना पड़ा, अपने मामा के साथ रहते थे लेकिन पढ़ाई में बहुत निपुण थे। उनके मामा का बेटा था बनवारी, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन साधन नहीं थे तो किताबों का एक सेट था। तो उस अल्प आयु में भी दीनदयाल जी की के चरित्र को आप समझे तो वो किताबों का सेट उन्होंने अपने मामा के बेटे को दिया, बनवारी को, कि दिन में तुम पढ़ो, मैं इसे रात को पढ़ूंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और 1942 में जब उन्होंने निर्णय किया कि मुझे प्रचारक के रूप में अपना जीवन समाज को देना है, उनका पूरा परिजन, उनके पूरे परिवार, उनके मामा मामी से बड़े व्याकुल थे। फर्स्ट डिग्री जिसने हासिल की हो, परीक्षा जिसने बड़ी अच्छी उत्तीर्ण की हो, पढ़ाई में बहुत मेधावी हो, सरकारी नौकरी की जिसको मिल रहा हो कि भी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, उसके बावजूद एक व्यक्ति संघ से प्रभावित होकर प्रचारक के रूप में अपना जीवन सर्वस्व करने को तैयार है। 21 जुलाई 1942 को उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मामा को। उस पत्र में जो 2 पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं वो हम सबके जीवन के लिए भी एक प्रेरणा का कारण बन सकती हैं, आज भी बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है और कुछ व्यक्तियों के विकास से समाज की उन्नति नहीं हो सकती। अगर कुछ व्यक्तियों का भला हो भी जाएगा तो उससे समाज का भला नहीं होगा। और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समाज की अपेक्षाओं को पूरा करें। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान श्री राम वनवास पर गए, भगवान श्री कृष्ण ने अथाह कष्ट सहे,
महाराणा प्रताप ने जंगलों में अपना जीवन बिताया। शिवाजी ने अपना सर्वस्त्र देश के लिए निछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादे दीवार में चुनवा दिए गए, शहीद कर दिए गए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने देश के लिए कुछ करें? देश की आकांक्षाओं के लिए अगर हमें अपना जीवन समाज में लगाना पड़ता है तो हमें लगाना चाहिए। ये विचार थे माननीय दीनदयाल जी। माननीय केंद्रीय मंत्री हम सबके सामने अपना व्याख्यान रखेंगे, लेकिन 2-3 जो सत्य घटनाएं हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उससे आपको अंदाजा होगा कि माननीय दीनदयाल जी का जीवन कैसा था। अपने साथियों के साथ रेलवे से बेंगलोर जा रहे थे। बेंगलोर स्टेशन पर उतरे, कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। तो 2 कार्यकर्ताओं ने उनका सामान उठा लिया। तो उन्होंने उन्हें मना किया कि सामान नहीं उठाना, कुली को बुलाओ। कुली को बुलाया गया। कुली ने सामान उठाया और गाड़ी में रख दिया। जब उन्होंने कुली को पैसे दे दिए तो फिर अपने कार्यकर्ताओं की तरफ देख के कहा कि हमें इनके रोजगार की भी चिंता करनी है। इतनी छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देते थे। ट्रेन में हमेशा तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवारी करना। पार्टी के जनसंघ के जब राष्ट्रीय महामंत्री बन गए 1952 में लोकसभा चुनाव के बाद, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके महामंत्री पद की घोषणा करते हुए उद्बोधन जो दिया, वो लाइन आज भी हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा की। डॉक्टर मुखर्जी ने उस समय कहा था कि मुझे 2 दीनदयाल और मिल जाए तो मैं देश का नक्शा बदल दूंगा, मानचित्र बदल दूंगा। तो ऐसा व्यक्तित्व था दीनदयाल जी। उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में एक व्याख्यान के लिए गए। सामने छात्र छात्राएं बैठे हुए थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे। पहली पंक्ति जो उन्होंने बोली, माताओं और भाइयों। अब यह सुन के सब लोग हंसने लगे। कॉलेज के स्टूडेंट हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं, उनको माता शब्द से संबोधित करना। तो जब सब हंसने लगे तो दीनदयाल जी ने पॉज लिया, रुके 2 मिनट, और उन्होंने कहा कि ये शब्द मैंने जानबूझकर चुना है क्योंकि मेरी संस्कृति, हर महिला में मुझे माता का चरित्र दिखाई देता है, मातृत्व दिखाई देता है, इसलिए मैंने माताओं का संबोधन किया। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की यात्रा ट्रेन में कर रहे थे। मतलब ये कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो हम सबके लिए किसी न किसी प्रेरणा के रूप में हमें प्रेरित करते हैं। ट्रेन में बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, एक बच्चा आता है जूते पॉलिश करने वाला, और पंडित जी की चप्पल उठा के पॉलिश करने लगता है। पंडित जी उसे मना नहीं करते। वो बच्चा पॉलिश करके जब जूती रख देता है, पंडित जी पैसे निकालते हैं, उसको दे देते हैं। पंडित जी की साथ वाली सीट पे एक बड़ा सा अफसर बैठा है, सूट वूट पहना हुआ, जूते पहने हुए। वो बच्चा उनकी तरफ मुड़ता है कि साहब आपके जूते पॉलिश कर दूं। तो वो अफसर उस बच्चे की तरफ देखते हैं, बोले तुम्हारे पास कोई साफ कपड़ा है जूता साफ करने के लिए? वो बच्चा मना करता है कि नहीं है। दीनदयाल जी सब सुन रहे हैं। दीनदयाल जी अपना बैग खोलते हैं, अपना तौलिया निकालते हैं, आधा फाड़ते हैं और उस बच्चे को देते हैं, ये बेटा अपने पास रख लो, संभाल के रखना, इससे अपना काम चला लो। और वो बच्चा उस साहब के जूते पॉलिश करता है, उसको पैसे मिलते हैं। सोच ये है कि उस बच्चे का नुकसान ना हो। अपने आसपास की घटनाओं से भी अगर वो द्रवित होते हैं, अपने आसपास की घटनाओं से वो लोगों को संदेश देने का काम करते हैं, तो ऐसा चरित्र श्रद्धेय दीनदयाल जी का रहा है। और हम आपसी संबोधन में कई बार बात भी करते हैं। एकात्म मानववाद का जो संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया है, पूरे देश को दिया है,
मुंबई के वो 4 ऐतिहासिक भाषण एक तरह से हमारी कार्यकर्ताओं की वो जन्म पत्री, जन्म कुंडली है, उसको संभाल के पढ़ना, उसको रखना हम सबका दायित्व है। जिस एकात्म मानववाद की बात पंडित जी 1956-1958 में कर रहे हैं, वो एकात्म मानववाद आज भारत की सरकार केंद्र में पूरा कर रही है। ये अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब उसका प्रारूप है कि समाज के अंतिम वर्ग तक कैसे सरकार की योजनाएं पहुंचे, हर आखिरी पीढ़ी पे खड़े, पायदान पे खड़ा आदमी कैसे समृद्ध बन जाए, ये चिंता करना, ये एकात्म मानववाद का एक सिद्धांत था। आज हम उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में ये कार्यक्रम ना रह जाए, ये कार्यक्रम हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। पंडित दीनदयाल जी को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, तो अपने जीवन में अगर उनके चरित्र में से एक क्षण मात्र भी हम अपने आत्मसात करते हैं तो सही मायनों में वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। एक एक पल, एक एक जीवन का क्षण हम सबके बीच में उन्होंने रखा। मैं इससे पूर्व माननीय केंद्रीय मंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। पंडित दीनदयाल जी के जीवन की एक ही पंक्ति, कोरे कोरे सिद्धांतों के दोहराने से कब वसुधा का रूप संवरता है, आदर्श आचरण में जब ढलता है तब एक दीनदयाल बनता है। मैं आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी को आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय जी जोधपुर लोकसभा से भारत सरकार में सांसद के नाते प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और छात्र जीवन से आज तक समाज की सेवा, छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और फिर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय को देखते हुए राष्ट्र में जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सोच है, अनेक अवसरों पर उनके उद्बोधनों में, उनके भाषणों में परिलक्षित भी होती है और मूर्त रूप में भी अनेक ऐसे अवसर आए, उन जगहों पर जाकर उन्होंने काम किया जहां तक आज तक कोई भी सरकारें 70 वर्षों में नहीं पहुंची थी। मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वहां और हम सबका मार्गदर्शन करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 108वें जन्म जयंती समारोह में जहां हम सब लोग उस महामना को प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित आए हैं, इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, संसद के वरिष्ठ साथी मेरे मित्र श्री रामवीर विधुरी जी, आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, पूर्व सांसद मेरे साथी रहे श्री रमेश विधुरी जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री विष्णु मित्तल जी, कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित दीनदयाल जी की उस समृद्ध परंपरा के वाहक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्रद्धेय प्रवन राणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बंधु बहनें, आज हम सब लोग यहाँ श्रद्धेय दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के साथ साथ एक बार फिर उनके चरित्र से, उनके कर्तृत्व से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा का पाथेय लेने के लिए यहां उपस्थित आए हैं। आजादी के बाद जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, जिस तरह से विचार पर, कृतित्व पर और मानस पटल पर औपनिवेशिक
विचार की छाया पूरी तरह से विद्यमान थी। उस परिस्थिति में वैचारिक आधार पर जिस संगठन को श्रद्धेय दीनदयाल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर के खड़ा किया, आज उस संगठन का ने एक वटवृक्ष का रूप धारण किया। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो एक विचारधारा के आधार पर काम कर रहा है, उसके कार्यकर्ता के नाते हम सब अपने विचार के प्रणेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और इस दृष्टिकोण से इस स्थान की महत्ता भी और अधिक बढ़ जाती है। मित्र, पिछले इतने सालों में प्रगति करते हुए, गति से काम करते हुए भारत आज उस मुकाम पर जाकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व की भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदली। पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला और एक नया आदर का भाव भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी साधना के पथ पर काम करते हुए अर्जित किया है। विश्व बंधुत्व के भाव से काम करते हुए आज हमारा देश आदर का गुरुत्व प्राप्त करते हुए विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारतीय बोध, भारत की संस्कृति, भारतीयता के संस्कार और सुदीर्घ भारत के इतिहास, इन सब से गहराई के साथ में जुड़े हुए राष्ट्र मनीषी पंडित दीनदयाल जी का आज भारत जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है और पिछले 70 साल के साधना, 75 साल के साधना पथ पर काम करते हुए एक राजनीतिक दल के रूप में जनसंघ की स्थापना के समय जो बीज उन्होंने आरोपित किया था, देश में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और विश्व में भी हजारों की संख्या में राजनीतिक दल अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। अनेक पॉलिटिकल पार्टीज बनी और बनने के बाद में काल के प्रवाह में समाप्त भी हो गई, तिरोहित हो गई, लेकिन निरंतर प्रवाहमान रहते हुए, प्रगति करते हुए, विस्तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ में इस भारत को भारतीयता के बोध के साथ आलोकित करते हुए पूरे विश्व के पटल पर छा जाने के लिए जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, न केवल देश में अपितु प्रदेशों में भी जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, आज का जो भारत का चित्र हम देखते हैं, इसको बनाने में निश्चित रूप से दीनदयाल जी के विचार का अमूल्य योगदान है। और जैसा मैंने कहा कि इस स्थान की निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के निमित्त महत्ता है, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने और ऐसे उन सारी हुतात्माओं को जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपने आप को राष्ट्र की बलिवेदी पर पूर्ण रूप से कुर्बान कर दिया, उन सब लोगों के सपनों का भारत, उन सब के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप भारत और वर्तमान के 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत को बनाने का जिम्मा आज जिस राजनीतिक दल के पास है, उसके मुख्यालय के सामने दीनदयाल जी की इस विशाल प्रतिमा की छाया में खड़े होकर के आज हम सबके पास में अवसर है कि हम एक बार फिर, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कि उनके विचार को अपने मन में समाहित करने का प्रेरक अवसर के रूप में इस कार्यक्रम को लेते हुए हम उस अपेक्षा भाव के साथ में यहां जुटे, ये सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि निश्चित ही आज का समय इस देश के लिए सौभाग्य के उदय का कालखंड है। पिछले 10 वर्षों से सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के सरकार ने जिस तरह से गति के साथ में प्रगति की है, जिस तरह से देश में एक नए भारत को बनाने का वायुमंडल सृजित हुआ है, देश निराशा के अंधकार से निकल करके
140 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से विश्व के पटल पर छा जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठोस कदमों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी इस सौभाग्य के साथ। हालांकि जब कभी भी कोई देश, कोई समाज, कोई संस्थान इस तरह के संपरिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उस समाज, संस्थान या उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी उस दिशा में, जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और भी कई गुना अधिक है, क्योंकि हम अपने विचार के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने के इस श्रम साध्य कार्यक्रम के साथ में काम करने का अवसर निश्चित रूप से आज हम सब लोगों के लिए है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी अधिक सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमें पंडित जी के सपनों को साकार करते हुए, पंडित जी के सपनों के अनुरूप समाज का सृजन करने के लिए, पंडित जी के सपनों के अनुरूप काम करते हुए, उनके दिखाए गए पदचिन्हों पर काम करते हुए नव भारत के निर्माण के लिए जनता ने यह सौभाग्यपूर्ण अवसर हम सबको दिया है। पंडित जी ने जिस स्वाधीन भारत की प्रस्तावना अपने विचारों के माध्यम से जिस तरह से देश के सामने रखी, वो आज हम सब लोगों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हुई है। भारतीय नीति और परंपरा की शपथ की तरह जो अंत्योदय का विचार उन्होंने देश के समक्ष रखा, और इस भाव के साथ में जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर जिस बात का उल्लेख करते हैं कि अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने तक विकास का चित्र पूरा नहीं हो सकता। उसके जीवन में परिवर्तन लाने तक के लिए हम सबको निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता। न हम रुक सकते, न थक सकते, न थम सकते, न झुक सकते। और उसके जीवन में परिवर्तन लाने या उसको जीवन को स्पर्श न करने तक हमारी ये साधना संपूर्ण नहीं होगी, परिपूर्ण नहीं होगी। ये दर्शन जब जब भी भारतीय जनता पार्टी को जहां कहीं भी काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, चाहे वो प्रदेश में मिला होगा, स्थानीय सरकारों में मिला होगा, या केंद्र की सरकार में श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस कालखंड में मिली जुली सरकारों की मजबूरी के बावजूद भी, और अब पिछले 3 बार लगातार भारत के नागरिकों के द्वारा दिए गए सौभाग्यपूर्ण अवसर के चलते हुए जो आशीर्वाद जनता का हमें मिला, जो विश्वास जनता का हमें मिला, और उस विश्वास पर काम करते हुए पंडित जी के दिखाए गए रास्ते पर चल के सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से हमने देश को परिवर्तित किया है, और आने वाले समय में एक बड़े लक्ष्य को लेकर के कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इस अमृत काल में जिस मार्ग पर हम सब लोग चले, ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य के अवसर के साथ साथ में एक उत्तरदायित्व के बोध का भी अवसर है। तो जैसा मैंने कहा कि आजादी के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, चिंतन, विचार और व्यवस्था, इन तीनों पर औपनिवेशिक छाया जिस तरह से चढ़ी भी दिखाई देती थी, तत्कालीन नेतृत्व के मनोमानस पर जिस तरह से और उनके कृतित्व में जिस तरह से औपनिवेशिक छाया प्रभाव दिखाई देता था, उसके विरुद्ध जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बिगुल फूंका और पंडित जी ने उस के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने इस बात की प्रस्तावना की कि भारत के विचार को, भारत के दर्शन को, जो बार बार पाश्चात्य लोग रिएक्शनरी विचार के रूप में कहते हैं, यदि ठीक से गहराई से अध्ययन किया जाए तो भारत का विचार, भारत तो सर्वसमावेशी है, रिएक्शनरी विचार वस्तुतः पश्चिम का विचार है, और उनका विचार दर्शन खंडित भी है, भौतिकता से परिपूर्ण भी है, और साथ साथ में परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, अपने आप में विरोधाभासी भी अनेक स्थानों पर है। जबकि हमारी सांस्कृतिक दृष्टि
समग्रता से को लिए हुए भी है, समन्वित भी है और एकात्मता से परिपूर्ण भी है। और ऐसा होने के कारण ही हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने एको अहम बहुश्यामी की संकल्पना इस देश में की है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने विश्व बंधुत्व का भाव जो है वो हमारे दर्शन में, हमारे जीवन में समाहित करने का वैचारिक अधिष्ठान किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने ईशावश्य मिदम सर्वम, कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, इसका जो प्रेरक विचार हम सब लोगों को बीज रूप में दिया है। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप सबने सुना होगा जब उन्होंने कहा कि सिया राम मैं जग सब जानी, और विनोबा भावे ने उसको और अधिक सरल करते हुए आगे कहा सबय भूमि गोपाल की। और इस तरह से जब हम इस विचार दर्शक को, कि जो पाश्चात्य लोग जिस तरह से हमारे ऊपर अपने विचारों को थोपने का काम कर रहे थे, उस समय में पंडित दीनदयाल जी ने उस मानसिकता की छाया से भारत को निकाल करके भारत को भारतीयता के भाव के साथ में, भारत के लिए प्रासंगिक जो है विचार के साथ में आगे बढ़ सके, उसके लिए ये जो विचार और इस विचार पर काम करने वाले लोगों की बड़ी फौज खड़ी की। मैं जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूं कि भारतीयता के बोध के संस्कार के आधार पर ये जो राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ या बाद में उसके बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रूप में खड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से भारत को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने का बहुत बड़ा साधन बना है। पंडित दीनदयाल जी ने अपने एकात्म दर्शन में व्याख्या करते हुए जिन भाषणों की चर्चा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने की, उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर जो है वो 4 चीजों से बना है। वो है शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। क्योंकि पाश्चात्य दर्शन ये कहता है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। पाश्चात्य अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि मानव एक आर्थिक प्राणी है। उससे आगे बढ़कर के भारतीय विचार संहिता के आधार पर पंडित जी ने कहा कि जो है मनुष्य इन 4 चीजों से मिलकर के बना है। इन 4 चीजों के लिए के क्षुधा को शांत करने के लिए उनको 4 तरह की चीजों की आवश्यकता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता है, बुद्धि को विचार की आवश्यकता है। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की सीमितता है। आत्मा को परम ब्रह्म के प्राप्ति की क्षुधा है, उसकी आवश्यकता है, और मन को प्रेम की आवश्यकता है। इन चारों आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने वाला समाज जो है और समाज दर्शन खड़ा करना का विचार उन्होंने अपने एकात्म दर्शन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया। और उन्होंने कहा कि इन चारों आवश्यकताओं को परिपूरित करने वाली समाज व्यवस्था ही केवल संतुलित और संपूर्णता को लिए हुए जो है विचार व्यवस्था या समाज व्यवस्था हो सकती है। व्यष्टि और समष्टि के संबंधों को लेकर के अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम सबके सामने संकेत के रूप में चर्चा की। व्यष्टि और समष्टि के संबंध को लेकर के जब उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन की रचना की, तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृतियों में या तो व्यष्टि को समानता दी गई, प्रमुखता दी गई, और या समष्टि को, समाज को प्राथमिकता दी। एक तरफ कम्युनिज्म की विचारधारा और दूसरी तरफ सोशलिज्म की विचारधारा इन 2 अवलंबों पर, आधारों पर खड़ी है। जबकि भारत की विचारधारा व्यष्टि के विकास से समष्टि का विकास, व्यक्ति के विकास से समाज का विकास और विकसित समाज के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है व्यक्तियों का विकास, ये संतुलित और समन्वित अवधारणा जो है ये भारत की अवधारणा और भारत के लिए और भी अनुकूल है। इसी के माध्यम से, इसी रास्ते पर काम करते हुए भारत आने वाले समय में विश्व का मार्गदर्शक बन सकता है। और उनका ये दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब एक तरफ पूरा विश्व भौतिकता की उस दौड़ में काम करते हुए अधिकतम प्राप्त करने की लालसा के चलते हुए जिस तरह से हमने पर्यावरण को क्षरण किया,
जिस तरह से पाश्चात्य भाव पर काम करते हुए, पाश्चात्य सोच के साथ में काम करते हुए, जिस तरह से अधिकतम प्राप्त करने की उस लालसा के चलते हुए आज जो संकट विश्व के सामने खड़े हुए, जिन वैज्ञानिकों के आधार पर, जिनकी ताकत के आधार पर हम विश्व को विजयी करने के लिए मनुष्य चला था, आज सबसे ज्यादा घबराई हुई, सबसे ज्यादा डरी हुई फ्रेटर्निटी अगर समाज में कोई है तो वही वैज्ञानिक है। और उनका समाधान अगर कहीं है तो वो दीनदयाल जी के दर्शन में वो समाधान, वो भारतीयता के दर्शन में वो समाधान था जो दीनदयाल जी ने मार्ग हमें दिखाया। और उसी के आधार पर काम करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी COP26 में जाकर के ग्लासगो में मिशन लाइफ की अवधारणा को विश्व के सामने रखते हैं कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हमें पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन की रचना की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा यदि आने वाली पीढ़ियों को हम उसी तरह का सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना चाहते हैं जैसा हमें प्राप्त हुआ था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात की बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भारत की अवधारणा है, हर व्यक्ति को जो है वो सुखी होने का अधिकार है। दीनदयाल जी की जो इस विषय को लेकर के उसके आधार पर जब सरकार काम करती है तो हम देखते हैं कि हमारा मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास। भारत की उस सांस्कृतिक सोच को, भारत के ऋषियों मनीषियों की अपने अनुभूत ज्ञान के आधार पर खड़ी गढ़ी गई उस सोच को आज सरकार के माध्यम से, सरकार के काम के दर्शन के माध्यम से किस तरह से लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए सर्वस्पर्शी भाव के साथ में, सर्व कल्याणकारी सोच के साथ में सरकार काम करती है। हम देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों गरीबों के जीवन में परिवर्तन आकर के हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस वैचारिक अधिष्ठान और हम सब के प्रयासों और परिश्रम के चलते हुए बनी गई सरकार के कारण से आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सर्वे भवन्तु सुखिनः की उस अवधारणा को सत्य करते हुए, साकार करते हुए हम अपने सामने समक्ष रूप से देख रहे हैं। मित्रों, कर्म प्रधान विश्व की रचना करना, ये भारत के ऋषियों मनीषियों ने हम सबको सिखाया और ठीक उसी विचार को पंडित जी ने भी अपने दर्शन के माध्यम से हम सबके सामने रखा। पूरा विश्व जिस दौड़ पे, जिस रास्ते पर आज चल रहा है, आज अर्थ प्रधान युग हुआ है, लेकिन पंडित जी ने अपने विचार दर्शन में बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि अर्थ के बजाय कर्म को यदि प्रधानता दी जाएगी तभी समन्वित और समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विश्वास के विकास के साथ साथ में सबका प्रयास, इस सबको हमारे सामने, इस विषय को हमारे सामने रखा कि हम सब मिलकर के इस देश के विकास के लिए साथ में काम करें। पंडित जी ने अपने जीवन में कहा, अपने दर्शन में कहा कि 6 चीजों की आवश्यकता, 6 चीजों की गारंटी जो है वो अर्थव्यवस्था को या शासन व्यवस्था को देना सुनिश्चित करना चाहिए। वो कहते थे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। ये 6 चीजें जो है ये उपलब्ध कराना शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। और कोई भी व्यवस्था अगर इन 6 चीजों को सामान्य मानवीय तक पहुंचाने में यदि विफल रहती है तो वो व्यवस्था उस हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं हो सकती। और हमने देखा कि आजादी के इतने सालों के बाद में भी देश में करोड़ों लोग बिना घर के रह रहे थे, करोड़ों लोगों के पास में सामान्य शौचालय की जो है वो सुविधा नहीं थी, करोड़ों लोगों के पास में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, देश के करोड़ों लोगों के पास में चिकित्सा के खर्च को वहन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पंडित दीनदयाल जी के मार्ग पर चलते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सरकार ने काम करते हुए आज ये परिवर्तन देश में लाने का जो है कि सौभाग्यपूर्ण सफलता को अर्जित किया। और यही पंडित दीनदयाल जी का समेकित और संतुलित जो है विकास, उसकी दर्शन को साकार करते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। पंडित जी ने इसके साथ साथ में कहा कि समेकित विकास और संतुलित उपभोग, इस दृष्टिकोण को भी हम सबको अपने जीवन में समाहित करने की आवश्यकता है। संतुलित उपभोग और विचार पूर्वक उपभोग करना,
ये अगर हमारे जीवन में नहीं आएगा तो अधिकतम प्राप्त करने की लालसा में हम प्रकृति, पर्यावरण और व्यवस्था, इन तीनों का क्षरण करेंगे। और हम सब देखते हैं कि किस तरह से हमारी सरकार ने इस मंत्र पर काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हम सब ने देखा कि पिछले 10 साल में निश्चित ही एक बड़ा बदलाव भारत में आया है। सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, सर्व समावेशी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र की पीछे पंक्ति में रह गए लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सरकार काम करती है। और अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए, वन में बैठे हुए ऐसे हमारे आदिवासी बंधु, वनवासी बंधु, जो आज भी वनवासियों के क्षेत्र में भी जो सबसे पीछे पिछड़े हुए रह गए, उनके लिए भी विशेष रूप से योजनाओं का निर्माण करके उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए जब प्रधानमंत्री जनमन योजना जैसी योजना के माध्यम से काम करती है, तब दीनदयाल जी का वो सपना कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने तक हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे और न हम विश्राम ही करेंगे। ये जो है सपना सरकार उस पर काम कर रही है, ये साकार होता हुआ हम सबको दिखाई देता है। पिछले 10 साल के इस कालखंड में निश्चित ही हम सब ने देखा कि भारत की सोच का, भारत के विचार का, भारत के चिंतन का कंपास 360 डिग्री घुमा। और वो जो औपनिवेशिक छाया से ग्रसित सरकारें जो बांट करके समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही थी, आज उस विचारधारा से उलट सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस आधार पर काम करते हुए भारत और अधिक प्रासंगिक हुआ है, और अधिक गुरुत्वमयी हुआ है, और हमारी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होकर के हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे। फ्रेजाइल 5 से निकल करके हम टॉप 5 और रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आकर के खड़े हुए हैं। और वहां से आगे बढ़ करके मैं कल ही लौटा हूं पूरे जो है G20 की बैठक से। जिस दृष्टिकोण से आज भारत को लोग देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो बदला हुआ स्वरूप हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। और इस महत्वपूर्ण स्थान पर खड़े होकर के आज के इस अवसर पर यदि हम सब लोग यहाँ से संकल्पित होकर के जाएं, अपने विचार प्रणेता को प्रणाम करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस संकल्प को यहाँ से लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम जिस मार्ग पर पंडित जी ने हम सबको जो है हम सबको आरोहित किया था, उस विचार पर काम करते हुए हम इस महत्वपूर्ण समय में जब देश बदल रहा है, भारत जब संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तब देश के नागरिकों की जिम्मेदारी से भी बड़ी जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। इस विचार पर हम सब मिलकर के आगे बढ़े, इस बात की अपेक्षा के साथ में आप सबको अनेक शुभकामनाएं देते हुए पंडित जी के विचार को, पंडित जी के दर्शन को प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय।